ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिफ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर को बहुत ही शॉर्ट टाइम में रिवाइज करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहानी थी पिछले लेक्चर की। पिछले लेक्चर में था कि डिफ्रैक्शन मतलब क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये था स्टार्टिंग डेफिनेशन। फिर बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस ऑफ द अपर्चर एंड ऑब्स्टेकल इज व्हाट, डिफ्रैक्शन। सही था। फिर हमने देखा कि डिफ्रैक्शन के कारण जो रेज ट्रेवल करके आती है वो या तो शेडो रीजन में एंटर कर जाती है या फिर कुछ बेंडिंग शो करती है, तो मोस्टली शेडो रीजन में डिफ्रैक्ट कर जाती है। तो क्या देखो, लेट सपोज वी आर हैविंग एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जो लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देगा, जितनी लाइट आएगी इसके पास ही रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हमने कहा कि लाइट जा रही है, यहाँ स्क्रीन है, तो जो नॉर्मल जीवन की बात है कि सीधा लाइट यहाँ गई है तो यहाँ पर मुझे इल्यूमिनेटेड रीजन दिखना चाहिए। इल्यूमिनेटेड मतलब जहाँ पर लाइट होगी, यहाँ पर मुझे शेडो रीजन दिखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि पहली बात, देर इज नो शार्प बाउंड्री, देर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन इल्यूमिनेटेड रीजन एंड शेडो रीजन। ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री होता नहीं है। ठीक है, बस टेम्परेरी बेसिस पर हम ऐसा दिखाते हैं। अब डिफ्रैक्शन होगा, जैसे ही यहाँ पर कोई लाइट आई है वो सीधा ना जा करके ऐसे जाएगी, सीधा ना जा करके ऐसे डिफ्रैक्ट हो गई। अब ऐसी बहुत सी लाइट है जो यहाँ एंटर की होगी। सही है। अब देखो, इन लाइट के अंदर जाने की वजह से इस रीजन में कुछ लाइट यहाँ पे तो जा ही रही है, वैसे तो जा रही है वहां, तो वो तो इल्यूमिनेटेड रीजन है वैसे भी। तो इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर क्या होता है, ये जो मैंने गोला करके दिखाया ना, इस रीजन में हम कहते हैं कि फ्रिंजेस दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? फ्रिंजेस, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो कैसा दिखाई दे रहा है, इस गोल वाले चक्कर को मैं पूरा यहाँ दिखा रहा हूँ, इससे बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या दिख रहा था इस गोल वाले सर्कल में। तो मैंने कहा कि भाई मुझे फ्रिंजेस दिखाई दे रही थी, वाइट डार्क, डार्क वाइट, जो भी थी। ठीक है, तो डार्क वाइट फ्रिंजेस दिखाई दे रही थी। इनका क्या कहना है कि सेंटर में आपको दिखाई देगा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, उसके ऊपर दिखाई देगा फर्स्ट डार्क, नीचे फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट मैक्सिमा यानी कि फर्स्ट ब्राइट, फिर फर्स्ट ब्राइट। ठीक है, फिर है सेकंड डार्क, फिर सेकंड डार्क, ऐसा चलता ही जाएगा। तो ये तो हमें इंटरफेरेंस में भी दिखता था, लेकिन यहाँ क्या खास बात है, यहाँ खास बात यह है कि इंटरफेरेंस में जो ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती थी, उनमें सभी ब्राइट की इंटेंसिटी फिक्स होती थी, सेम होती थी, और सभी जो डार्क होते थे उनकी इंटेंसिटी सेम होती थी। तो YDST के अंदर ऐसा हमने देखा कि ग्राफ जो है इंटेंसिटी का वो कुछ ऐसा आता है। तो देखो, हर एक मैक्सिमा मैक्सिमा मैक्सिमा, हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। सेम है मतलब हाईएस्ट भी, और हाईएस्ट है तो ब्राइट है ना। और मिनिमा की देखो, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो हर जगह जीरो है, यानी कि यूनिफॉर्म, अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म रहता है YDST। ओके ना। अब डिफ्रैक्शन में क्या हमने देखा, डिफ्रैक्शन में हमने पाया कि ऐसा था ही नहीं, दुनिया बदल गई। कैसे? उन्होंने देखा कि ग्राफ ऐसा आया कि बीच में सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड, थर्ड, ऐसा चलता गया। लेकिन क्या देखा हमने कि सेंट्रल मैक्सिमा जो बना है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फर्स्ट मैक्सिमा यानी कि फर्स्ट ब्राइट, उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम, सेकंड ब्राइट की उससे कम, थर्ड ब्राइट की उससे भी कम, घटती जाएगी, इधर भी घटती जाएगी। उसी तरह से यहाँ मिलता है हमें फर्स्ट डार्क, क्योंकि दो ब्राइट के बीच में डार्क रहेगा ही। ठीक है, ये फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क। ठीक है, ऐसा कुछ हमें पैटर्न दिखाई दिया। ये कैसे दिखाई दिया, उसका आज हम मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, जो आता है किसके अंदर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। दो तरह के डिफ्रैक्शन मैंने बताए थे, फ्रेजनेल एंड फ्रॉनहोफर। So mainly we have to study, or mainly we have to focus on Fraunhofer diffraction at single slit. अब इसमें खास बात क्या कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा था
कि जो सोर्स और स्क्रीन जो होती है बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होती है, यू कैन से थ्योरेटिकली इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो उसे प्रैक्टिकली कैसे स्टेबलाइज करना है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और उसके रिजल्ट, और आज जो रिजल्ट काम आने वाले हैं वही आपके न्यूमेरिकल भी सोल्व करवा देंगे। तो देखो, पहली बात, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर में, फ्रेस्नेल में सोर्स और स्क्रीन बहुत नज़दीक होती है, इसमें इनफाइनाइट पर होती है ना। इनफाइनाइट से जो सोर्स आता है वो प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट होता है मतलब, ठीक है। तो देखो, और इसमें डिफ्लेक्शन कहाँ देखना है, सिंगल स्लिट पर, डबल स्लिट वाला नहीं है, ऐसा नहीं, डबल स्लिट मत ले लेना, ऐसा एक ही स्लिट लेना है, ये वाली, ठीक है। उसी को थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। तो देखो क्या है इसमें, तो देखो पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया है कि भाई इन केस ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एट अपर्चर एंड ऑब्स्टेकल, लेमडा अप्रोक्सीमेटली अगर है डिस्टेंस डी के, डी क्या है, डी है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, उसके साइज के इक्वल है, तो क्या होगा, डिफ्रेक्शन होगा। जो हमने देखा था कि लाइट वेव, साउंड वेव, डिफरेंट डिफरेंट के केस में क्या क्या घटनाएं हो रही थी। अब इसके सेकंड पॉइंट में क्या बात हो रही है उसको हमें समझना है, तो देखें उसे। सेकंड पॉइंट में यह समझना है कि इसका सेटअप कैसा होगा, वो समझेंगे। जैसे ये एक सिंगल स्लिट मैंने दिखाया, ठीक है, ये ऐसा सिंगल स्लिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये लाइन नहीं दिखाऊंगा, घटिया लगता है डायग्राम, तो बस मैं ऐसा ही दिखा, ठीक है। ओके, तो अपने पास है स्लिट ए बी, एक ही स्लिट है जिसका विड्थ है डी है, ए है, बी कुछ मानो, जो मान लो। अब इसके बहुत लार्ज डिस्टेंस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हम करवा रहे हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब कैसा, प्लेन वेव फ्रंट तो ऐसा होता है, सीधी लाइन, ये प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट की परपेंडिकुलर जो रे हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज व्हाट, वो होती है प्लेन वेव फ्रंट की वेव, है ना। चलिए, तो ऐसा वेव्स आ रहा है, ये वेव्स आ रही है ना, ये वेव्स आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ गई। तो डिफ्रैक्शन क्या होगा, डिफ्रैक्शन है कि सामने लगा तो एक स्क्रीन लगा दिया। अब पहली बात, इन सभी वेव को अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे जाए, किस पर जाए, स्क्रीन पे जाए, या उससे भी पहले, उससे भी पहले जैसे भी वेव यहाँ पहुंची, अब हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, ये एक वेव फ्रंट आ रहा है, सही है। वेव फ्रंट में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जिनकी आप कल्पना या इमेजिनेशन कर सकते हैं। कितने पॉइंट, इनफाइनाइट। मैंने कुछ पॉइंट दिखाए, ठीक है, कुछ ही पॉइंट मैंने दिखाए, ये किसके पॉइंट है, वेव फ्रंट के, ठीक से दिखाएं। तो कुछ कुछ पॉइंट मैंने वेव फ्रंट के दिखाए। According to Huygens principle, every point of a wavefront, every point of a wavefront can be considered as a new source of disturbance, यानी कि ये खुद बिहेव करेगा एक नए सोर्स की तरह, यानी कि इसकी खुद की एक वेवफ्रंट होगी, ये इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, सही है। अब इनके कारण एक वेवफ्रंट बन गया, फिर इस वेवफ्रंट पर जो पॉइंट होंगे वो सभी बिहेव करेंगे किसकी तरह, फिर से न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह, सही है। मतलब ऐसे वेवफ्रंट बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। तो देखो वेव जो है चारों ओर जाएगी, वेव जो है वो चारों ओर जाएगी, ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह जा रही है, चारों ओर फैलेगी। यही कारण है कि कॉर्नर से क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है, उसी बेंडिंग को हमने नाम दिया है डिफ्रैक्शन। यहाँ तक ठीक। चलिए, अब हम इसकी कल्पना को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और समझते हैं कि
किस तरह का मैथमेटिकल एनालिसिस ये हमें आगे लेके जाएगा। तो देखो, अगर वेव सीधी आ रही है तो सीधा स्क्रीन पर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। कौन सा डिफ्रैक्शन है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, तो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होगी। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं केवल लेआउट बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन लार्ज डिस्टेंस पर है, तो सीधा ये वेव नहीं पहुंच सकती। ये स्क्रीन यहाँ पर है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लेंस को यूज करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर आई, और एक कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो सबको क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसी तरह से क्या सीधी आने वाली वेव है? हमने तो देखा तिरछा भी जाने वाली वेव थी। ये तो कोई नहीं, दिखा देते हैं तिरछा जाने वाले की, ठीक है ना। तो ये किसी एंगल पे जा रही है। अब ये भी किसी जगह मिल जाएगी, ये लो, सही है ना। तो इस तरह का सेटअप कुछ बनना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे हैंडल करना है। दूसरा पॉइंट मैंने समझा दिया है। सपोज ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए स्लिट AB जिसका विड्थ D है। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द एक्सपोज पार्ट ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट, एक्सपोज मतलब जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, स्लिट के पास में, exposed part of the plane wavefront act as a source of secondary wavelets and spreading in all direction, ठीक है। चलिए इसे मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाएगा। अब इसका हम सेटअप बना देते हैं, जिसका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो बड़ा ही आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। एक स्लिट लेते हैं AB, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो ये एक स्लिट है जिसका विड्थ कितना है? D। तो लेट अस कंसीडर ए स्लिट ऑफ विड्थ D। स्लिट AB है जिसका विड्थ D है, स्मॉल d। नाउ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट, वी हैव अलाउड प्लेन वेव फ्रंट टू इंसिडेंट अपॉन स्लिट AB, ओके। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट होगा कहां पर? स्प्लिट AB पर, जिसका विड्थ कितना है? D है। चलो ये इन्फिनिट से आ रहा है अपने लिए, और प्रैक्टिकली सेटअप के लिए हम क्या करेंगे? स्क्रीन को थोड़ा लार्ज डिस्टेंस पे रखेंगे, और फीलिंग लाने के लिए कि फ्रॉनहोफर है लार्ज डिस्टेंस पे, इसलिए हम बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, ठीक है। अब वेव आ गई, वेव आ गई। चलिए वेव आ गई, 3 दिखाया, बढ़िया लगता है ना। अब यही आगे पहुंच गई, ये तो सीधा पहुंच गई। थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ा दे, आगे बढ़ो, है ना। अब स्क्रीन लगा देता हूँ। स्क्रीन लगा दिया मैंने, स्क्रीन काफी दूर लग गया लगता है, कोई नहीं, नजदीक ले आएंगे। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अभी ठीक, इतना ही रखते हैं। अब देखो यहां पर स्क्रीन लगा दी है, यहां पर मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, क्योंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में आपको कॉन्वेक्स लेंस तो यूज करना ही है, ठीक है। अगला, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, वो हमें पता है। सबसे पहले ये 3 रेज जो आ रही है, इसको ये कन्वर्ट करेगा, सही है। अब जहां पर ये मिली है उस पॉइंट को मैं कह देता हूं P0, ओके। अभी कोई डिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, सीधी वेव जाके मिली है। इट्स अ सिंपल इंटरफेरेंस ऑफ 3 वेव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्लिट, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्लिट से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक आ रही थी। स्लिट पर जो वेव फ्रंट एक्सपोज्ड हुआ है, उससे निकली हुई वेव से वो आगे जाकर के P0 पे मिल गई है यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। अब एक पॉइंट P0, एक पॉइंट P0, क्या वेव किसी एंगल पर आई है? नहीं। वेव अगर किसी एंगल पर ऐसे तिरछा होके जाते तो कोई एंगल होता, ये सीधा जा रही है, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 पर।
So at point P naught, wave originated from the different points, of slit AB. Waves originated from the different points of the slit are at an angle of theta equal to 0 degree. सही ना? At an angle of theta equal to 0. किसी एंगल पर बेंड नहीं हुई, अभी सीधा गई थी, सीधा आ रही थी और सीधा पहुंच भी गई, पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद अगर ये थीटा इक्वल टू 0 पर आ रही है तो मुझे ये बताओ, यहां तक तो सेम पाथ था, क्या इनका कोई ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है? क्या कोई पाथ डिफरेंस है? देखो सीधा सा है, जितना पाथ इसने ट्रेवल किया है उतना ही पाथ इसने। ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है ना, लग नहीं रहा। लगाते हैं। देखो ये वेव यहां तक गई होगी, ये वेव यहां गई होगी, ये वेव यहां गई होगी, सही है? तो ये ऐसा फील करने के लिए, ठीक है। तो देखो इसने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया, इसने थोड़ा सा कम किया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ये शेप कैसा है, थोड़ा सा कर्व शेप है ना, जबकि बीच में ये ज्यादा है शेप, है ना। तो वहीं पर ये तिरछा होके भी चली है। और सीधे सी बात है, आसानी से समझो, इतना टेंशन ना लो, कि YDSC में जब दो स्लिट से ऐसे दो वेव आती है, क्या उनके बीच में कोई ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है? नहीं, जितना ये चल के आती है उतना ही है, ठीक है ना। तो इन तीनों के बीच में कोई ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, नहीं। देयर इज नो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट P नॉट, नो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इन तीनों के बीच में कोई ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है। जितना पोर्शन ये यहां तक कंप्लीट किए हैं, देखो ये यहां तक पहले पहुंची, तब इसने ये ज्यादा चला, इसने ये ज्यादा चला, यानी कि बाहर ये दोनों ज्यादा चली, अंदर ये ज्यादा चली, फिर से वही बात हो गई कि ये ज्यादा बाहर चली है। ये देखो ये इतना चली, ये इतना चली, यानी कि ओवरऑल चीजें क्या हुई है, बैलेंस हुई है। ओके, तो नो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, सब सेम रास्ता ही चली है, सेम लेंथ ट्रेवल की है। अगर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है, तो पाथ डिफरेंस 0 होने पर वहां क्या बनना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बनना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा। नीचे वाला दिख जाएगा, दिख जाएगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा बनना चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल ब्राइट, सही है। और सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि सेंट्रल ब्राइट, यानी कि इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। तो देखो P नोट पर थीटा इक्वल टू 0 पर तो सारी वेव्स आ रही है, सेंट्रल मैक्सिमा बनना चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर कोई पाथ डिफरेंस नहीं है एट पॉइंट P नोट, और पाथ डिफरेंस नहीं होने पर, 0 होने पर इंटरफेरेंस कैसा हुआ, यानी कि तीन वेव मिले तो इंटरफेरेंस तो हुआ है, नो डाउट। तो वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, वो कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है और मैक्सिमा दे रहा, तो वैसे भी कंस्ट्रक्टिव है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के साथ साथ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 हो गया, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, उसे सेंट्रल मैक्सिमा भी कह दिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो आपने तो लिया थीटा इक्वल टू 0 पर, लेकिन बहुत सारी रेज ऐसी भी तो है जो किसी एंगल पर भी क्या हुई है, डिफ्लेक्ट हुई है, तो उनका क्या, उनका भी देख लेते हैं। और खास बात क्या ये सभी वेव सेम फेज में है? जी हाँ, पाथ डिफरेंस 0 है तो दे ऑल आर इन सेम फेज, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो भी यही बताता है। तो वेव्स आर इन सेम फेज। अब मैं क्या करता हूं ना, कि इन्हीं तीन रेस को किसी और जगह भेज के देख लेते हैं कि क्या है इनका कहानी। ओके, चलिए
तो ये तो हो गई भाई 8.P नोट की बात कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मैक्सिमम बन गया, सारी बातें हो गई, सब कुछ सही था। अब 8.P, पॉइंट P कहाँ है? पॉइंट P यहाँ है। देखो अब सबसे ऊपर वाला पॉइंट मैंने लिया और सबसे नीचे वाला लिया और सेंटर वाला लिया, यानी कि स्लिट पर वेव फ्रंट के बहुत सारे पॉइंट है, मैंने 3 लिए, 3 से ये वेव निकली। अब किसी एंगल पर भी भेज देते हैं कि तुम किसी एंगल पर भी चल जाओ, भेज दिया। भेज दिया तो देखो किसी, थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट भी करवा देंगे, ये लो, सही है ना? ऐसे कट करवा दिया क्या, थोड़ा सा, अभी ठीक नहीं, ये वैसे ही ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम है, होता है मिस्टेक, ठीक है। अब ये तीनों वेव किसी एंगल पर बेंड हुई है ना, किसी एंगल पर वेव जा रही है, पॉइंट P पर पहुंच। अब इन तीनों वेव का भी क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस ही हो रहा है, लेकिन देखना ये है कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। ओके, सो एट पॉइंट P wave originates from the different point of the slit, स्लिट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है वहां से ओरिजिनेट हुई एट एन एंगल थीटा, ठीक है ना। वेव ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्लिट्स एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा पर, ओके, एंड दे मीट एट ए पॉइंट P, ठीक। ओके, इज इट सो कि वेव जहां से स्टार्ट हुई है वहां पर ये तीनों वेव पैरेलल हुआ करती है, क्या ये सही है? सही है, ऑल these waves start parallel to each other and from different points of the slit, okay, all these waves start parallel to each other स्टार्टिंग पैरेलल हुई है ना, वो देखिए, वो लिख रहा हूं मैं केवल, पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्लिट, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्लिट, ओके। लेकिन यहां से ये ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा, सारी जानकारी है लेकिन ये नहीं है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए देखते हैं क्या यहाँ पर कोई पाथ डिफरेंस है, क्या यहाँ पर कोई पाथ डिफरेंस है। अगर होगा तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालने पर, या परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर दूसरी लाइन पर जो रास्ता बचा वही क्या है, पाथ डिफरेंस। तो देख रहा है ये तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से, तो ये इतना गैप आ गया है ना, ये देखो ऐसा, सही है, यानी कि देयर इज एन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। सो वी विल नाउ फोकस ऑन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ओके। चलिए, तो उसके ऊपर हम चलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पर। अब इसको मैं मिटाऊंगा भाई कुछ कुछ जगहों को, चलिए मिटाने दीजिए मुझे। अब हम देखते हैं इसमें कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की चर्चा कैसे की जाए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की चर्चा कैसे करें। अब देखो खास बात क्या, वैसे तो यहाँ से इनफाइनाइट वेव्स जा रही है तो सबका एनालिसिस एक साथ करना इट्स नॉट पॉसिबल। क्या करेंगे, हमने 3 वेव इसीलिए कंसिडर की, एक अपर पॉइंट से, एक सेंटर से और एक सबसे लास्ट वाले पॉइंट से। सो इट्स ए पॉइंट ऑन अपर हाफ ऑफ द स्लिट, स्लिट का डिस्टेंस कितना है, d है, तो d/2 कर दूं, तो ये d/2 लिख दूं, तो ये बन गया सेंटर,
यानी कि ये एक वेव है जो सेंटर से निकली है, दूसरी वेव ये वाली वो निकली है अपर हाफ ऑफ द स्लिट। कौन सा हाफ? अपर हाफ ऑफ द स्लिट, यहां से निकली है, और ये लोअर हाफ ऑफ द स्लिट। नाउ लेट अस फोकस ऑन द पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ऑप्टिकल, ये ओपीडी लिख देता हूं, ओपीडी, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव sent by between the waves sent by upper half of the slit and from center of the slit and from center of the slit। तो दो वेव हम कंसिडर कर रहे हैं, पहली जो यहां से गई, दूसरी जो यहां से गई, ठीक है। तो देखो उसको अगर कंसिडर करना है, उन दो वेव को, तो ये इतना सा फिगर काम में आएगा। देखो उसे थोड़ा सा बड़ा करके बनाते डायग्राम को। ये d/2, ठीक है, ये सेंटर है। थोड़ा सा इधर बनाते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है डिफ्रैक्शन में। ये A है, B तक तो D था, मुझे यहां तक इन दो वेव की बात करनी पहले, ठीक है, कि इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस है तो सही, लेकिन निकालना पड़ेगा, है ना। ओके, तो यहां से एक वेव जा रही है ना, और यहां से एक वेव जा रही है, और यहां से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, जो यहां मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, सही है। तो ये रहा वो पॉइंट। अब ये हमें पता है कि सेंटर से जो ये जा रहा है, ये लाइन, ये एंगल थीटा है। तो देखो सही बनाया क्या मैंने, एकदम सही बनाया है। यही हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, हाँ या ना, देख लीजिए एक बार, है ना, सही है, बिल्कुल सही है, नकारा नहीं जा सकता, है ना। तो ये है अपना पाथ डिफरेंस, ओके। अब देखो ये पूरा एंगल कितना, 90 है ना। तो ये कितना, 90 माइनस थीटा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 हुआ, तो 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा, ठीक है। नाउ इन दिस ट्रायंगल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या होती है, 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री सामने ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये हो गया अपना हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन d/2, सही है ना। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू d/2 साइन थीटा, यहां तक ठीक। अब देखो थोड़ा सा वाईडीएसए को याद करो। वाईडीएसए में क्या होता था कि पाथ डिफरेंस अपना आता था डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, जैसे भी आता था यही आता था, है ना, वैल्यू यही आता था, डी साइन थीटा। फिर मैं वहां कहता था कि डेल्टा एक्स अगर क्या है, एन लेमडा है, देन इट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर 2n-1 λ/2 है, देन इट विल बी ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें मैक्सिमा, इसमें मिनिमा। लेकिन यहां पर हमें पता ही नहीं है कि अगर मैं डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा लूंगा तो मैक्सिमा है या मिनिमा, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है ना। प्रूफ नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्टली एज इट इज थ्योरी इंटरफेरेंस का एज इट इज सारे कंसेप्ट नहीं लगा सकता, क्योंकि काफी चेंजेस है, क्योंकि इसमें बेंडिंग होता है, इंटरफेरेंस में कोई बेंडिंग नहीं था, है ना। तो ये एक समस्या आ गई कि वहां तुमने पढ़ा भी एन लेमडा पर मैक्सिमा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओके। तो अगर ये समस्या है तो इसका समाधान भी, समाधान क्या है, समाधान ये है कि लेट सपोज कि यहां पर या तो मैक्सिमा बनना है या मिनिमा बनना है, मैक्सिमा बनना है या फिर मिनिमा, यानी कि डार्क बनेगा या फिर ब्राइट। ये तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म कह सकते हो, या तो ब्राइट होगा या फिर डार्क होगा। मान लो ये डार्क बनाना चाहता हूं मैं, इसे क्या बनाना चाह रहा हूं, डार्क।
तो अगर मैं फर्स्ट डार्क बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, फर्स्ट डार्क फॉर फर्स्ट डार्क, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए था, इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग, इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू, है ना, एन इक्वल टू वन लिया, क्या आ जाएगा, दैट इज लेमडा बाई टू। सही है, मैं उसे फर्स्ट डार्क बनाना चाहता हूँ, बनाना चाह रहा हूँ ऐसा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि मैं उसे फर्स्ट डार्क बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लेना चाहिए। ओके, कंसेप्ट यही कहता है ना। तो अगर ऐसा है तो मैं ले लेता हूँ, फॉर फर्स्ट डार्क इट मस्ट बी इक्वल टू लेमडा बाय टू, यानी कि डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू लेमडा बाय टू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे। ऐसे कैसे कर देंगे, ऐसे ही करता हूं मैं तो, है कि नहीं, देखो कैसे, लेमडा बाय टू इज इक्वल टू डी साइन थीटा, लेमडा बाय टू इक्वल टू डी बाई टू साइन थीटा, ये तो डी बाई टू साइन थीटा। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद यहां पता चला कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा आ गया, डी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा आ गया। अब दिक्कत हो गई, दिक्कत क्या हो गई कि फर्स्ट मिनिमा के लिए हमने सारी घटना की थी, किसके लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए हमने सारी घटना की थी, तो हमें पता चला कि डी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा आ गया, जबकि इसमें इसे मिटा देते, ठीक है, डी साइन थीटा इक्वल टू लेमडा आया है। अब इसको ये समझना हो गया है कि लेमडा होने पर, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा होने पर तो बनना चाहिए था क्या, मैक्सिमा अकॉर्डिंग टू वाई डी एस सी, जबकि हमने लिया था क्या, लेमडा बाय टू, और बन गया यहाँ पर क्या, लेमडा। तो इसके पीछे क्या कहानी है वो अब हम समझेंगे। साइन थीटा इक्वल टू लेमडा की बात अच्छी लगती है, लेकिन ये हजम नहीं होती है कुछ ठीक से, तो इसे हजम करने के लिए हम कुछ एक दूसरा दृष्टिकोण अपनाते हैं। क्या है वो दृष्टिकोण, अभी मैंने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है, फाइनल स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया है, हाँ ये सही है, फर्स्ट डार्क के लिए ये कंडीशन है, ओके। तो फर्स्ट डार्क के लिए कंडीशन है, तो इसको थोड़ा गहराई में समझते हैं, गहराई में समझा जाए, इसको हटा देता हूं। हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि एक स्लिट थी, यहां से वेव जा रही थी, जाना था उसे, और यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया, ठीक है, मैंने 2 वेव कंसिडर किए, ठीक है, और एक ठीक सेंटर पर, तीसरा मैंने कंसिडर नहीं किया है, लेकिन तीसरा भी गया था, ठीक है। तो हम इन दोनों वेव की बात कर रहे हैं, इन दोनों वेव के बीच में हमने देखा कि ये पाथ डिफरेंस है, इस पाथ डिफरेंस को हमने फाइंड किया, फाइंड करने के बाद मैंने कहा अगर यहां पर डार्क बनना है तो मुझे लेमडा बाय 2 लेना चाहिए, और विच सीम्स टू बी करेक्ट, जिसकी वजह से ये आया, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम फिजिकल सिग्निफिकेंस के फॉर्म में समझना चाहेंगे कि क्या वाकई वहां डार्क बन रहा है ना। तो देखो ये स्लिट है, ये अपर हाफ ए पॉइंट, ये बी, ये सेंटर सी, सेंटर ऑफ जो भी है। चलिए तो हम 2 वेव्स की बात करते हैं, ये ए, और ठीक इसके नीचे डी बाय 2 डिस्टेंस पर सेंटर से एक वेव निकाली हमने, कहां से, सेंटर से, तो एक वेव ये गई, एक वेव ये गई, नो डाउट आगे लेंस है, आगे लेंस है, और वो लेंस उनका ध्यान रखेगा स्क्रीन पर ले जाने के लिए, ठीक है। उनके बीच में हमने पाथ डिफरेंस यहां पर माना कि भाई लेमडा बाय 2 है फॉर फर्स्ट डार्क। नाउ आई हैव टू गेट सम इनसाइट, क्या वाकई वहां पर ऐसा है, ठीक है, ये तो हमने लिया है। तो देखो अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, कितना है, लेमडा बाय 2, खत्म, 2 से 2 कटा, फेज डिफरेंस कितना है, पाई का, पाई का आया मतलब क्या,
कि अगर ये वेव ऐसे जा रही है तो दूसरी वेव ऑपोजिट होगी, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना है, पाई का है, तो ये उल्टा चलेगी। सही। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगी जब मिलेगी वहां पर, है ना, क्योंकि ये प्लस में तो ये माइनस है, और वहां जाके मिलेगी, और मिलेगी तो क्या होगा, दे विल कैंसिल ईच अदर, यानी कि these two waves these two waves these two waves will cancel each other, will cancel each other। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो, कुछ बचेगा ही नहीं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। इंटेंसिटी जीरो है तो वहां पर डार्क बनता है या ब्राइट, डार्क। सही है। हाँ, अब कुछ फील हो रहा है कि हाँ यहाँ पर ये बात जम सकती है, लेकिन अब मैंने अगला क्वेश्चन कि आपने दो वेव ऐसे ही क्यों ली जो ठीक उससे d/2 डिस्टेंस पर थी, कुछ और भी तो ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं दो वेव का कैंसिलेशन हुआ है जो ठीक एक दूसरे से d/2 डिस्टेंस पर है ना, d/2 डिस्टेंस पर है। तो इससे क्या समझे हम, इससे हम एक स्टेटमेंट देते हैं आपको, स्टेटमेंट समझते हैं क्या, द वेव फ्रॉम एनी पॉइंट इन द अपर हाफ ऑफ द स्लिट, द वेव फ्रॉम any point the wave from any point of the upper half of the slit, upper half of the slit will exactly get cancelled by the wave from a point which is at d/2 distance below it। और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आज का। देखो और गहराई में चलेंगे। अभी दिल्ली दूर है भाई, दिल्ली भी दूर है और गुजरात भी दूर है, दोनों ही दूर है। तो नजदीक क्या है, नजदीक चंद्रमा है। कैसे उसका पता आप लगाइए। तो देखो ये स्लिट थी ए, ये स्लिट बी, ए बी पॉइंट दिखाया, मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया स्लिट को समझने के हिसाब से। तो इस स्लिट पर कुछ पॉइंट दिखाते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ठीक है, 10 पॉइंट दिखाए मैंने, इनको मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हर एक पॉइंट, वैसे यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट है और वेव फ्रंट, लेकिन मैंने 10 दिखाए समझने के लिए। अब हर एक पॉइंट से वेव निकल रही है, वेव निकल रही तो निकलने दो। ओके, अगर मैंने कहा है कि पहली वेव मैंने यहां से ली है, तो अगली वेव मैं कहां से लूंगा, ठीक इससे d/2 डिस्टेंस नीचे, 1 2 3 4 5, यानी कि ठीक इससे d/2 डिस्टेंस यहां होगा 5 नंबर वाले पर, ये 6 7 8 9 ये 10, 4 3 2 ये पहला पॉइंट, ठीक है। यानी कि अब वो वेव जो यहां से निकलेगी इसे ठीक d/2 डिस्टेंस पर, ये एग्जैक्टली इसे कैंसिल करेगी, क्योंकि d/2 डिस्टेंस पर मैंने थीटा को इस तरह से एडजस्ट किया है कि मैंने पाथ डिफरेंस क्या लाया हूं, λ/2 लेकर आया हूं, जो कि फर्स्ट डार्क की सिचुएशन है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल करेगी, तो डार्क बन जाएगा,
और कौन सी वेव? अब अगर यहाँ से निकलने वाली वेव की हम बात करें, इसको कौन कैंसिल करेगा? इसको वही करेगा जो ठीक इससे d/2 डिस्टेंस नीचे होगा, यानी कि 6th नंबर से निकलने वाली वेव। ठीक है, इनकी दोनों के बीच में फिर से फेज डिफरेंस क्या होगा? पाई। अगेन इट विल बी कैंसिल्ड आउट और फिर से इंटेंसिटी 0। जैसे अगर पूछा जाए कि तीसरे पॉइंट से वेव निकली, तीसरे पॉइंट से निकली, इससे ठीक d/2 नीचे कौन होगा? 7th वाला, है ना? तो ये d/2 यानी कि हर बार पूरे स्लिट में कोई भी एक पॉइंट उठाओ, उससे ठीक d/2 नीचे क्या होगा? उससे ठीक d/2 नीचे डिस्टेंस पर जो पॉइंट है और वहां से निकलने वाली जो वेव है वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर लेगी, और कैंसिल करते ही इंटेंसिटी 0 और बन जाएगा क्या? डार्क। इस तरह से क्या सभी पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे? क्या सभी पॉइंट कैंसिल होंगे? होने चाहिए। देखते हैं। देखो, ये इसके साथ कैंसिल हो गई, ये इसके साथ कैंसिल हो गई। 1 वाला 5 के साथ कैंसिल हो गया, 2 वाला 6 के साथ, 3 वाला 7 के साथ, 4 वाला 8 के साथ, 5 वाला 4 के साथ, सॉरी 5 वाला 10 के साथ, 9 के साथ, 6 वाला 10 के साथ। सही है ना? तो देखो, अब 7 तो पहले ही कैंसिल हो गया, उसके साथ कैंसिल हो गया, यानी कि कुछ कुछ वेव्स बच जाएगी, यानी कि जो मिनिमा देने वाले हैं वो ये देने वाले। ठीक है, यानी कि पेयर बनेंगे, देयर विल बी ए पेयर ऑफ वेव्स व्हिच गेट कैंसिल्ड आउट, और वही हमें क्या देंगे? मिनिमा देंगे। तो इन पेयर की वजह से क्या बनते हैं? मिनिमा बनते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा था। ठीक है, यानी कि द होल स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू सच पेयर एंड द इंटेंसिटी at P will be 0. Okay, the whole slit can be divided into such pairs the whole slit can be divided into such pairs, ठीक है, and hence intensity will be 0 at point P. ठीक है, तो ये थोड़ा इनसाइट व्यू था और यही आपको समझना था। चलिए, लेकिन ये λ/2 लेने पर तो λ/2 दिखा नहीं, क्योंकि वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो λ/2 कैंसिल हो गया 2 से 2, तो ये आया, यानी कि d sin थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, d sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा, d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा, सिमिलरली एंड सो ऑन d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो ये है किसका? फर्स्ट डार्क का इक्वेशन या फर्स्ट मिनिमा। ये है सेकंड डार्क, ये है थर्ड डार्क, ये है nth डार्क। यानी कि YDS में d sin theta equal to n lambda, that was for the constructive interference, and here d sin theta equal to n lambda, it represents destructive interference for dark fringes। ये डिफरेंस था, यही समझाना चाह रहा था। ये कैसे आता है? ये ऐसे आता है, लेते λ/2 ही है, लेकिन 2 से 2 कैंसिल आउट और ये कहानी बन जाती है। ठीक है, लिख लीजिए इसे। अब तक हमने ये देख लिया था कि भाई मिनिमा बन रहे हैं कहाँ पर? फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क और nth डार्क। ठीक है, किस तरह से कैंसिल आउट करके सारी चीजें हो रही थी, ये सारी चीजें हमने देखी। तो देखो, d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा इंटरफेरेंस, यानी कि YDSC में मैक्सिमा को बताता है, वही d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा मिनिमा को दिखाता है डिफ्रेक्शन में। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, है ना। चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि ये जो d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा आया है, 2 लैम्डा आया है, 3 लैम्डा आया है ना, इनका
स्क्रीन पर क्या रोल दिखाई देगा, स्क्रीन मतलब जहां पर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, डिफ्लेक्शन पैटर्न जहां पर हम ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं। चलो, अब ऑब्जर्वेशन में लेने के लिए हमें पता है कि डार्क बनता है तो मिनिमा कहते हैं, उसे सही है, लेकिन क्या मैक्सिमा की कोई कहानी नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है, देखेंगे उसे भी, है ना, उसके लिए भी बेफिक्र है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैक्सिमा के लिए उल्टा होना चाहिए, है ना। चलिए देखें, अब क्या करते हैं कि स्क्रीन पर हम बात करनी थी, तो स्क्रीन लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से एक स्लिट था ए बी, ओके, स्लिट ए बी, यहाँ से प्लेन वेव्स आ रही थी, या आ रही है, और बीच में हमने एक लेंस लिया, सारी कहानी हुई थी। एंड व्हाट वी हैव सीन कि लेंस लेने के बाद पी नोट जो कि सेंटर पर है, ठीक सामने वहां पर थीटा 0 है और सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ओके। फिर हमने कहा एक पॉइंट पी होगा जहां से यहाँ से कुछ रेस जाएगी, जाने के बाद किसी पॉइंट पी पर मिलेगी, वहां फर्स्ट डार्क होगा इफ डी साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर इन दोनों के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो, लेमडा हो, सही है। इसी तरह से अगर जहां पर दो वे मिल रही है वहां पर डी साइन थीटा अगर क्या है, 2 लेमडा है, तो वो क्या होगा, सेकंड डार्क। तो इस तरह से फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, ये ऐसा मिलता जाएगा, ठीक है, सही है। तो इसको ऐसा देख सकते हैं इस तरह से कि सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद फर्स्ट डार्क, उसके बाद सेकंड डार्क, थर्ड डार्क एंड फोर्थ डार्क, ऐसे चलता ही जाएगा ये कहानी। उसी तरह से नीचे में भी सिमेट्रिसिटी तो मेंटेन रहेगी समहाउ, ठीक है ना। ये फोर्थ डार्क, ओके। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डार्क बने। अब हमारे लिए आसानी होगी क्या, कि हमें पता है कि हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होता है। ठीक उसी तरह से सेकंड डार्क और फर्स्ट डार्क के बीच में भी क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, और ये रहा फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। यानी कि जो मिनिमा है वो तो कहां कहां रहेंगे, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा पर रहेंगे। मिनिमा इन डिफ्रेक्शन पैटर्न विल लाइज डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। एन क्या है, देखो सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मिनिमा का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, केवल यहाँ पर फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क ऐसे बन रहे हैं। यानी कि मैं एन की वैल्यू क्या लूंगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। खास करके याद रखिए n इक्वल टू 1 2 3 4। अब अगर कोई पूछे कि मैक्सिमा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो मैक्सिमा के बारे में क्या कह सकता हूं कि मैक्सिमा जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी lie nearly midway between the successive minima, the point of maximum intensity। लिखते हैं इसे, the point of, इधर लिख देते हैं, the point of maximum intensity, maximum intensity lies nearly midway between सक्सेसिव मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होता है ऑन एन एवरेज। एवरेज हमने कहा है, एग्जैक्टली मिडवे नहीं, फिर भी हम मिडवे मान के चलते हैं कि हाँ बीच में ये होगा, ठीक है, सिंप्लिसिटी फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन, ओके। चलिए, तो अब ये सारी कहानी क्लियर कट होगी, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा हो गया। ब्राइट कहाँ बनेगा, मिनिमा कहाँ बनेगा, और मिनिमा के लिए कंडीशन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये देख लेते हैं कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, यानी कि फॉर डार्क हम बात कर रहे हैं, ज्यादा ऊपर लिख दिया गया, नहीं ज्यादा ऊपर नहीं लिखा, फॉर डार्क फ्रिंजेस एंड डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा होता है वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट और आता है। ये पॉइंट पी नोट था अपने,
एक्सपेरिमेंट में, और ये पॉइंट पी था, सही है ना? ये ऐसा दिखाया था ना भाई, स्लिट आ रही थी, ये पॉइंट पी नोट था सामने, ये ऐसा है ना, तो पॉइंट पी नोट है। अब एट पॉइंट पी नोट, इफ एट पॉइंट पी नोट resultant amplitude of the wave due to interference is a naught, if, ठीक है, if at point p naught resultant amplitude of the wave due to interference is a, ऐसा हमने माना, ए नहीं, ए नोट मान लिया कि भाई यहाँ पर जो वेव मिल रही है उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, कि बहुत सारी वेव आ रही है ना, देखो ऐसा ये स्लिट था, ऐसी वेव्स आ रही है, फिर ये पॉइंट पी नोट पर मिली, पी नोट पर है तो इनका सभी वेव्स का जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसके कारण रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया ए नोट, ठीक है। अब अगर मुझे बताइए कि यहाँ पर इंटेंसिटी पूछा तो मैं क्या कह दूंगा, इंटेंसिटी अगर पूछा then it is directly proportional to a square, sorry a naught square, यानी कि I naught is equal to k a naught square, सही है, एकदम सही है, गलत कर नहीं सकते, है ना। अगला, so what will be the amplitude at point P, यहाँ पर P नोट है, यहाँ तो P नहीं होगा ना, P पर तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में हर एक मैक्सिमा या मिनिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं है, यानी कि हर एक मिनिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं, हर एक मैक्सिमा की भी इंटेंसिटी सेम नहीं है, तो सबकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, सबका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होगा। तो इस चीज को देखते हुए एक रिलेशन हमें याद रखना है जिसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, ठीक है। क्या है रिलेशन, देखें, रिलेशन ये है कि यही वेव्स अगर पॉइंट P पर मिलती तो पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड ए नोट नहीं होता, इट्स अदर देन ए नोट, है ना। सो देन ऐसा लिखो, देन एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P, एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P इज गिवन बाय ए, ठीक है। ये जो एम्पलीट्यूड है पॉइंट P पर है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड के बीच में एक रिलेशन है, वो हमें याद रखना है, दैट इज A इक्वल टू ए नोट साइन बीटा अपॉन बीटा। अरे बीटा कहाँ से आ गया सर, दिन दहाड़े, है कि नहीं। तो ये रिलेशन है जो हर स्टडीज में आता है वैसे तो, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं, इसका कोई रोल नहीं, केवल इससे हमें रिलेशन को यूज करना होता है, ओके। बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू होती है वेयर बीटा इज इक्वल टू पाई बाय लेमडा डी साइन थीटा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, पॉइंट P नोट पर अगर एम्पलीट्यूड ए नोट है और पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड अगर ए है, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, सही है, और इन दोनों के एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन होगा, क्या, दैट इज ए इक्वल टू ए नोट साइन बीटा और बीटा, बीटा की वैल्यू ये होती है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई पहले से, ओके। यहां पर एम्पलीट्यूड पता था तो इंटेंसिटी निकाल ली थी मुंह उठा करके, यहां पर भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड पता है। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, सॉरी पी, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ओके। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ऐसा क्यों कहेंगे, है कि नहीं, कांस्टेंट आ जाएगा तो आने दो, के ए स्क्वायर, है ना, के ए स्क्वायर हो गया, ओके। अब इसे मिटा दें, मिटाने के अलावा कोई उपाय भी तो नहीं था, मिटा देते, बीच में लेक्चर मत छोड़ देना, ऐसे समझ में आएगा लास्ट में, ठीक है, पूरी कहानी लास्ट में पता चलेगी। आई इक्वल टू के ए स्क्वायर,
ए का वैल्यू कितना है, देखो ए का वैल्यू ए नॉट साइन बीटा हुआ बीटा, साइन बीटा अपॉन पूरे के, इस पूरे के नीचे है बीटा है ना, ऐसा नहीं कि एंगल बाय एंगल कर दो, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं, क्या आ जाएगा, के ए नॉट का स्क्वायर साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, सही। के इंटू ए नॉट का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, दैट इज द आई नॉट, और आई नॉट क्या, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी नॉट सेंट्रल मैक्सिमा पर, तो ये हो गया भैया आई इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट आता है यहीं से, हमने कहा था कि पॉइंट पी नोट पर इंटेंसिटी ये ऐसा था, मैं बार बार डायग्राम क्यों बना रहा हूं, आपको पता चलेगा कि अगर एक बार भी नहीं बनाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये पॉइंट पी नोट पर, यहां पर पॉइंट पी, ठीक है, पी नोट पर एम्पलीट्यूड ए नोट था, तो इंटेंसिटी आई नोट जो कि मैक्सिमम है, यहां पर एम्पलीट्यूड ए है और इंटेंसिटी आई है, दोनों के बीच में हमने रिलेशन देख लिया और बीटा की वैल्यू हमें याद रखनी है और वो रिलेशन भी याद रखना, ओके। तो अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी पता चल गई है, पॉइंट पी पर हमें क्या पता चल गई है, इंटेंसिटी पता चल गई है, तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है पॉइंट पी पर तो हमने फर्स्ट डार्क बनाया था ना, डार्क फ्रिंज बनाई थी, तो उसके लिए कुछ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे, ठीक है। सो फॉर मिनिमा इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सही है ना, इंटेंसिटी 0 होना चाहिए तभी तो डार्क बनेगा। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना है, आई इक्वल टू आई नोट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, तो डार्क के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, तो 0 कर दिया, सॉरी बीटा साइन बीटा कोस साइन बीटा, इसको 0 होना है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी एंड इट इज मैक्सिमम, ओके। तो साइन थीटा साइन बीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे टर्म को 0 लाने के लिए जरूरी है, इट मीन्स साइन बीटा मस्ट बी 0, ये 0 होगा तभी तो 0 के इक्वल आएगा, है ना, मीन्स साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अब साइन का ग्राफ देखो, बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले जा रहे हैं, ऐसे कौन करता है, ऐसे नहीं करते, तो देखो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, कहां कहां 0 होता है साइन, 0 पर, 180 डिग्री पर यानी कि पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, यानी कि जितने भी पाई हैं सब पर ये 0 है, ओके। यानी कि एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई 6 पाई, जितने भी पाई हैं सारे वैल्यू ले लेंगे, ओके, तब ये 0 होगा साइन, ओके, मीन्स सो बीटा मस्ट बी इक्वल टू n पाई, n पाई क्यों, ये इसलिए क्योंकि 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, इसको क्या लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, सही है। अभी रुकिए ठंड हो गई, अभी जल्दी समझ में नहीं आएगा, इतना कैसे जल्दी समझ में आएगा, डिफ्रैक्शन है और इंटरफेरेंस थोड़ी है जो ऐसे आ जाएगा। चलिए, यानी
यानी कि n की इन वैल्यू पर बीटा क्या होगा, सॉरी n की डिफरेंट वैल्यू के लिए जो बीटा है, बीटा यहाँ पुट करने पर ये वैल्यू आएगी 0, वो 0 आने पर इंटेंसिटी क्या होगी 0, ये 0 होने पर क्या बनेगा डार्क, और डार्क बनने वाला इंटेंसिटी 0, 0 मतलब मिनिमा। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी कहानी पढ़ करके। ओके, अब बीटा इक्वल टू n पाई आया है, तो बीटा का वैल्यू तो हमें पता है ना, तो पाई बाय लेमडा डी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू n पाई, यही तो मैंने बीटा का वैल्यू बताया था आपको। ओके, तो डी साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, तो ये तो फिर से वही कहानी आती है ना जो हमने पढ़ रहे थे, यहाँ के मिनिमा के लिए ये होता है। सही भी है क्योंकि हमने बीटा खुद ही डिफाइन किया है, तो बीटा तो आना ही था। ओके, अब क्या करें, अब ये करो कि हमें ये चेक करना है कि इंटेंसिटी 0 हुई, उसके लिए हमने बीटा निकाला। बीटा निकालने के बाद हमने देखा कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये सारी वैल्यू हो सकती है। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है, बढ़िया है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर है, क्या कि जब n इक्वल टू में 0, 1, 2, 3 ये सारी वैल्यू पुट करूंगा तो देखो क्या होगा। n इक्वल टू 0 पर बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, सही है ना। अब ये बीटा की वैल्यू 0 जब मैं यहां रखूंगा इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, I इक्वल टू आई नोट साइन बीटा ओवर बीटा का होल स्क्वायर। अब बीटा इक्वल टू 0 है ना, तो देख लो बीटा इक्वल टू 0 पुट कर दिया, साइन बीटा की वैल्यू 0, साइन 0 क्या होता है 0, यानी कि n इक्वल टू 0 का केस लिया तो बीटा इक्वल टू 0 है, वो वैल्यू पुट करने पर इंटेंसिटी की ये वैल्यू आती है। 0/0 तो कुछ होता ही नहीं है मैथमेटिक्स में, है कि नहीं। इट्स ए अनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, या फिर नॉट डिफाइंड लिख लो, ज्यादा वैल्यू बढ़िया है। नॉट डिफाइंड तो डिफाइन नहीं है, ऐसे केस में हम लिमिट के अंदर जाते हैं, दैट इज नोन बाय मैथमेटिकल स्टूडेंट्स। ठीक, तो नीट वालों को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं बता दूंगा क्या करना है। ठीक है, तो n इक्वल टू 0 वाला केस लेने से ये नॉट डिफाइंड केस आता है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी अलग से देखेंगे, इसको अलग से देखेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, n इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सारी वैल्यू रख दो, है ना। n इक्वल टू क्या क्या रखें, 1, 2, 3, 4, चलिए, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो रख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब इस पर आओ, d साइन थीटा इक्वल टू क्या था, n लेमडा, साइन थीटा इक्वल टू क्या, n लेमडा बाय d। ठीक है, 0 में ले नहीं सकता, और n इक्वल टू 1 पर क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क। ठीक है, n इक्वल टू 1 पर फर्स्ट डार्क बनेगा, लेकिन उससे भी पहले क्या थीटा बहुत स्मॉल है, कहां पर स्मॉल है मुझे दिख नहीं रहा, दिखाते हैं। ये स्प्लिट है, ये यहां से गई थी, ये थीटा बहुत स्मॉल था, तो ओके, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा, साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज थीटा, थीटा लिख दिया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, n लेमडा बाय d। ठीक है, अब हम काफी नजदीक हैं, डोंट वरी, अब हम काफी नजदीक हैं। अब n इक्वल टू 1 पर, n इक्वल टू 1 पर फर्स्ट डार्क बनेगा, तो थीटा 1 कह देता हूं इसे, थीटा 1 इक्वल टू लेमडा बाय d, सही है। n इक्वल टू -1 पर, तो n इक्वल टू -1, या चलो पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं, माइनस वाला तो उल्टा बना देंगे। n इक्वल टू 2 पर, यानी कि सेकंड डार्क,
θ2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी। ओके, इसी तरह से θ3, θ4 एंड सो ऑन, है ना। चलो अब तो इस तरह से थीटा की बहुत सारी वैल्यू आएगी, इस तरह से थीटा की बहुत सारी वैल्यू आने वाली है। वैल्यू आ रही है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखना इंटेंसिटी वर्सेज थीटा का ग्राफ। इंटेंसिटी वर्सेज थीटा का ग्राफ। कि थीटा की कौन कौन सी वैल्यू पर क्या क्या है। तो ये थीटा, ये इंटेंसिटी। तो हमने देखा कि एक है θ1 की वैल्यू जब लैम्डा बाय डी, एक है θ2 की वैल्यू 2 लैम्डा बाय डी, एक है θ3 की वैल्यू 3 लैम्डा बाय डी एंड सो ऑन। ऐसे चलता जाएगा, है कि नहीं, चलता जाएगा। तो मैंने क्या किया, चलता जाएगा तो मैंने लिख दिया कि ये है भाई लैम्डा बाय डी। थीटा की एक्सिस है ना, तो लैम्डा बाय डी की वैल्यू होगी, रख दिया। अगला क्या, 2 लैम्डा बाय डी, फिर अगला क्या 3 लैम्डा बाय डी, अगला क्या 4 लैम्डा बाय डी, 5 लैम्डा बाय डी। इसी तरह से इधर भी चलेगा, है ना, इसी तरह से इधर भी चलेगा। तो पॉइंट थोड़ा नजदीक हो गए, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, ग्राफ अच्छा बनेगा, है ना। तो यहाँ ले लेते हैं लैम्डा बाय डी θ1 का वैल्यू। मान लो फर्स्ट डार्क यहाँ कहीं रहा होगा, है ना। ग्राफ में कहीं ना कहीं तो रहेगा ना भाई, इसमें शर्माने वाली क्या बात है बताइए। 3 लैम्डा बाय डी, है ना। ओके, इसी तरह इधर भी रहेगा माइनस लैम्डा बाय डी, माइनस के 2 लैम्डा बाय डी, माइनस के 3 लैम्डा बाय डी, माइनस के 4 लैम्डा बाय डी, है ना। चलिए अब मैंने n की सारी वैल्यू ले ली सिवाय इसके कि n इक्वल टू 0 पर क्या है ना। खाने में क्या है, खाने में कुछ नहीं है, n इक्वल टू 0 में कुछ ना कुछ जरूर है। तो देखते हैं, उसका भी देखते हैं क्या। चलिए, तो ये सारे मिनिमा के हैं, ये सारी वैल्यू किसकी है, मिनिमा है। ओके, अब हम देखते हैं n इक्वल टू 0 पर एक्चुअली हो क्या रहा था। देखो बीटा इक्वल टू था n पाई, है ना, और i इक्वल टू था आई नोट साइन बीटा ओवर बीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं कि इफ आई टेक इफ n इक्वल टू 0, ओके, इफ n इक्वल टू 0 देन बीटा विल बी 0, और बीटा की वैल्यू 0 जब मैं पुट करूंगा यहां पर और यहां पर, तो क्या बन जाएगा कि i इक्वल टू आई नोट 0 बाय 0 का होल स्क्वायर, विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड। क्या करूं फिर, तो गाइस क्या करूं, है कि नहीं। तो क्या करें, इसका ये कर सकते हैं, लिमिट पर जाते हैं। जब एक के बाद एक दरवाजे बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए, खिड़की खोल देनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही करने वाले हम भी, तो ऐसा ही कर रहे हैं। नाउ लेट अस कंसीडर लिमिटिंग केस, कि जब व्हेन n इज इक्वल टू 0, तो तुम ये मत कहो कि बीटा 0 है, तुम कहो बीटा टेंड्स टू 0 है। क्या कहोगे, बीटा टेंड्स टू 0। इफ बीटा टेंड्स टू 0 मतलब वास्तव में 0 ही है, 0.000000001, ये लो, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो बीटा टेंड्स टू 0 करने से फायदा हो गया क्या, नाउ वी विल अप्लाई कंसेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, ज्यादा टेंशन ना लें, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। तो i इक्वल टू आई नोट, so what we have done, we have simply applied limit कि बीटा क्या है, टेंड्स टू 0 है, बीटा टेंड्स टू 0 है, साइन बीटा अपॉन बीटा है, और इसकी होल पावर 2 है। तो हमें पता है, क्या पता है, एक तो हमें पहले से ही सब कुछ पता ही रहता है कि नहीं, फिर भी हम पढ़ते रहते हैं।
यही खास बात हो गई है। तो एक चीज याद रखिए कि लिमिट x टेंस टू 0, ये लिमिट लिखा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी। अब x की जगह मैंने लिख दिया बीटा, तब ये क्या होगा, साइन बीटा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वाले जानते हैं इस चीज को, नीट वाले इस चीज को दिमाग में छाप लें कि ऐसा होता है। तो इस पूरे की वैल्यू में क्या लिख दूं, 1, है ना, और 1 का स्क्वायर क्या, 1 इंटू आई नोट, यानी कि अब समझेगा आपको कि जब n इक्वल टू 0 है, तो n इक्वल टू 0 मतलब क्या, कोई सेंट्रल मिनिमम का कंसेप्ट होता है क्या, नहीं। n इक्वल टू 0 मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का तो कंसेप्ट होता है, वाइडियस में तक यही पढ़ते आ रहे हैं ना। और देखो वही आया है, n इक्वल टू 0 पर लिमिट लिया, इंटेंसिटी क्या है, आई नोट, और आई नोट इंटेंसिटी कहाँ थी, हमने कहाँ मानी स्टार्टिंग में, एक पॉइंट पी नोट सेंटर पर, सेंटर पर। ठीक है, तो ये था आपका सेंटर पर, सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी, आई नोट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरिजिन। ओके, नाउ अब इस ग्राफ के ऊपर चर्चा होगी। कितनी कितनी चर्चा होने वाली है, चर्चा होगी, जोरदार होगी। अब ये है फर्स्ट डार्क, ये है फर्स्ट डार्क, सिमेट्रिसिटी विल बी मेंटेन। सेकंड डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, थर्ड डार्क, ये 3D नहीं है बेवकूफों, ये 3D नहीं है, तीसरा डार्क। ठीक है, ये फोर्थ डार्क, फोर्थ डार्क। ठीक है, अब हमें पता है कि हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होता है, हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा, हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा, हर दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा। सही, ओके। अब ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ बना, ग्राफ में पहले बना देता हूं, उसके बाद में समझाऊंगा। ठीक है, ये ऐसा, बहुत ही सुंदर ग्राफ बना। उतना ऊपर गया, गया। सेम बनाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा डायग्राम बनाने की, और अक्सर इसमें कामयाबी मिलती है कोशिश करने से। ठीक है, अच्छा, दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमा है ये, सेंट्रल मैक्सिमा। दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद कौन सा मैक्सिमा आता है, इट्स द फर्स्ट मैक्सिमा। ओके, और फर्स्ट ब्राइट बेटर, ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट, ये फोर्थ ब्राइट, ये है आपका फिर से फर्स्ट ब्राइट, ये है सेकंड ब्राइट, ये है थर्ड ब्राइट। सही, एक और चीज, ये है थीटा 1, ये भी है थीटा 1, ये है थीटा 2, ये भी है थीटा 2, ये है थीटा 3, ये भी है थीटा 3, ये है थीटा 4, ये भी है थीटा 4। तो ये क्या है, ये थीटा नॉट है सेंट्रल मैक्सिमा पर, कि इतने एंगल पे बन रहा है, मतलब थीटा नॉट तो वास्तव में क्या था अपने लिए, 0 था, है ना, फिर भी थीटा नॉट मैंने उसे एंगुलर पोजीशन बताया। ओके, चलिए अब, या फिर चलो इसको हटा देते हैं, खत्म टेंशन। चलिए अब आगे, ये वैल्यू कब आई, जब मैंने n इक्वल टू 1 रखी, ये वैल्यू कब आई, जब -1 रखी, ये -2 पर, ये -3 पर, ये -4 पर, ये +2 पर, ये +3 पर, ये +4 पर। सही, हाँ इतना तो सही है और सुंदर भी लग रहा है ये। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने तो ये समझ लिया था क्या,
कि फर्स्ट मिनिमा के लिए इक्वेशन है d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमा, व्हाट अबाउट द मैक्सिमा, तो उस पर चर्चा अब करते हैं हम। तो अभी तक ये होगी कहानी कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा हमने बनते हुए देखा, बनाया, लेकिन ये प्रूफ कहाँ था कि इनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। मैंने इंटेंसिटी डिक्रीज होते हुए दिखाया है ना, दिखाया, उसको हम प्रूव करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद में। उससे पहले हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं, मैक्सिमा वगैरह के बारे में करते हैं, है ना। चलिए अब देखो, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बन रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बन रहा है उसके अंदर एंगुलर विड्थ वगैरह की हम बात करना चाहेंगे। अब देखो कैसे, जैसे ये स्क्रीन है, यहां से ये स्लिट है, यहां से ये वेव आ रही थी, ठीक, वेव आ रही थी तो हमने क्या लगा दिया, बीच में एक लेंस लगा दिया और सीधा ये कन्वर्ज कर देती। बहुत बढ़िया, कन्वर्ज किया, पॉइंट पी नोट पर मिले, पॉइंट पी नोट पर आप मिल गए, लेकिन देखो पी नोट पर मिले तो सेंट्रल मैक्सिमा बना होगा, नो डाउट बना है ना। तो पी नोट पर अगर सेंट्रल मैक्सिमा बना है तो जैसे स्क्रीन में यहां दिखाता हूं कि सेंट्रल मैक्सिमा मानो इतना विड्थ का बना है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो विड्थ होगी ही, ठीक है। तो कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये एंगुलर विड्थ कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं कि कितने एंगल पर फैला हुआ है ना। जैसे सेंट्रल मैक्सिमा यहां से यहां बना है, कितने एंगल पे फैला, कितने एंगल में फैला, जैसे 30 डिग्री का एंगल बना, मतलब 30 डिग्री के एंगल में फैला हुआ है, दैट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमा ये पूरा है, यहाँ से फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा, इसके बीच में पूरा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है। तो पूरा अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो ये पूरी विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होगी, है ना। सो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लेट्स से इट्स डिनोटेड बाय थीटा नोट। तो थीटा नोट क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस, यही तो है, इसमें से इसको घटा दो, ये आ जाएगा, क्यों भाई। तो थीटा नोट फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ गया, 2 लैम्डा बाई डी। ओके, ये हुआ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। उसी तरह से मुझे बताओ एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, यानी कि द सब्सिक्वेंट और सब्सिडरी मैक्सिमा, इसके बाद आने वाले मैक्सिमा, मतलब क्या है, सब्सिडरी मैक्सिमा, इसके बाद के सारे मैक्सिमा, किसके बाद के, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद के। ओके, तो सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी, एंगुलर विड्थ ऑफ सब्सिडरी मैक्सिमा, यानी कि क्या लिखेंगे इसे, थीटा एस कह देते हैं, बाद में आने वाले मैक्सिमा। जैसे ये बताओ, इसका बीच का डिस्टेंस कितना, ये एंगुलर विड्थ कितना होगा, 2 लैम्डा बाय डी अपॉन लैम्डा बाय डी, कितना हो गया, लैम्डा बाय डी। क्या ये भी डिस्टेंस उतना ही है क्या, जी हाँ, 3 माइनस 2 लैम्डा बाय डी, 4 माइनस 3 लैम्डा बाय डी, यानी कि बाकी जितने भी मैक्सिमा, चाहे इधर या इधर, उन सब का एंगुलर विड्थ सेम ही होगा, हाँ या ना, जी हाँ। थीटा एस, एस का मतलब सब्सिडरी, सब्सिडरी वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि सभी का विड्थ, एंगुलर विड्थ सेम है, सभी का एंगुलर विड्थ क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि सभी सेम एंगल में फैले हुए हैं। जैसे जैसे इसको समझो कि यहाँ पर अगर बन रहा है फर्स्ट मैक्सिमा, तो ये फैला हुआ है इतने एंगल में, मान लो 15 डिग्री, तो हर जगह 15 डिग्री में ही फैला है, अगला ब्राइट भी 15 डिग्री में ही फैला है, ये ऐसा है, ठीक है ना। चलिए, तो हमें यह पता चला कि सब्सिडरी मैक्सिमा जो भी होंगे उनकी वैल्यू लैम्डा बाय डी है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, थीटा नॉट इक्वल टू 2 लैम्डा बाय डी और थीटा एस इक्वल टू लैम्डा बाय डी, रिलेशन है, भी दिख रहा है, ये थीटा एस है, यानी कि थीटा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा एस, यानी कि सब्सिडरी मैक्सिमा
का जितना एंगुलर विड्थ है उसका डबल होता है सेंट्रल मैक्सिमा। सब्सिडरी मैक्सिमा का जितना एंगुलर विड्थ है उसका डबल होता है कौन? सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ। यहां तक हुआ ये पहला पॉइंट, इसे मैं मिटा रहा हूं, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें देखो क्या है। सेकंड पॉइंट है पोजीशन ऑफ मिनिमा। अब मैं वन बाय वन सारे पॉइंट बताऊंगा, उसमें सब में ये ग्राफ ही काम आएगा, इसलिए मैं इसे मिटा नहीं सकता, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा कहाँ कहाँ होता है? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, सही है। यानी कि जहां जहां एन लेमडा डी साइन थीटा के इक्वल होगा वहां वहां पर आपको मिनिमा मिलेगा, है ना। और वहीं पर हमने वाईडीएससी में क्या देखा था? वाईडीएससी में देखा था कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा हो तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सीआई का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाईडीएससी में होता था, कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। तब फेज डिफरेंस कितना होता था? 2n पाई, है ना। हालांकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, लेकिन इक्वेशन वही बन रहा है। दैट मीन्स फेज डिफरेंस यहाँ भी कितना होगा? 2n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो ये हुआ अपना पोजीशन ऑफ मिनिमा के लिए अगली बात। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, चलिए अब ध्यान दो। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा यही सबसे इंपॉर्टेंट है अब इस ग्राफ के लिए कि मैक्सिमा कहाँ कहाँ बनेगा। तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा हमने कहा था कि मैक्सिमा नियरली लाइज मिडवे बिटवीन द टू सक्सेसिव मिनिमा, यानी कि दो जो मिनिमा है उनके ठीक बीचों बीच में होगा क्या? मैक्सिमा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मिनिमा कहाँ है? लेमडा बाय डी पर। दूसरा कहाँ है? 2 लेमडा बाय डी पर, ठीक है। तो इसे देखो, ये ऐसा, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये रहा होगा लेमडा बाय डी, ये रहा होगा 2 लेमडा बाय डी, है ना, सही है। ये कब बना होगा? ये हमें पता है कि जब डी साइन थीटा इक्वल टू 1 लेमडा रहा होगा। सेकंड कब बना होगा? जब डी साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा रहा होगा, सही। अब यानी कि ये बना 1 लेमडा पर, ये बना 2 लेमडा पर। तो इनके बीच में जो ये सेंट्रल ब्राइट बन रहा है वो तो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो एवरेज ले सकता हूँ। जैसे ये पॉइंट यहाँ पर है 1 पर, ये है 2 पर, बीच वाला पॉइंट कहाँ होगा? 1 + 2/2, 3/2। वैसा ही यहाँ करेंगे कि ये है भाई 1 लेमडा पर, ये है 2 लेमडा पर, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 3 लेमडा/2, सही है ना। लेकिन हम स्टैंडर्ड करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब इन जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू मतलब क्या हो गया? हम फर्स्ट और सेकंड के लिए क्यों निकालेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर n वाला, यहाँ लिख देंगे n+1 वाला, है ना। जैसे फर्स्ट और सेकंड डार्क के बीच में, फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच बनता है पहला ब्राइट। फर्स्ट और सेकंड डार्क के बीच बनता है पहला ब्राइट। सेकंड ब्राइट कब बनेगा? जब यहाँ पर सेकंड डार्क हो और यहाँ पर क्या हो? थर्ड डार्क। थर्ड ब्राइट कब बनेगा? जब ये थर्ड डार्क हो और ये क्या हो? फोर्थ डार्क हो। इसी तरह से nth ब्राइट कब बनेगा? फॉर nth ब्राइट ये होना चाहिए nth डार्क और ये होना चाहिए n+1th डार्क, सही ना। ओके, अब nth डार्क कब बना होगा? जब d sin थीटा इक्वल टू n लेमडा रहा होगा। और ये कब बना होगा? जब d sin थीटा इक्वल टू n+1 लेमडा रहा होगा, सही। ओके, अब क्या करें? सिंपल है, इसको और इसको ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, है ना। और इक्वल में क्या रह जाएगा? d sin थीटा, क्योंकि d sin थीटा तो फिक्स है ना, लेमडा चेंज हो रहे हैं तो लेमडा को हमने एवरेज निकाल ली। तो d sin थीटा फॉर मैक्सिमा। अच्छा, d sin थीटा क्यों है? क्योंकि देखो वाईडीएससी में डेल्टा x इक्वल टू d sin थीटा, फिर डेल्टा x को मैं लिखता हूँ n लेमडा फॉर मैक्सिमा, फिर मैं डेल्टा x को लिखता हूँ 2n-1 लेमडा/2 फॉर मिनिमा। क्या मैंने d sin थीटा चेंज किया? नहीं, तो d sin थीटा रहना ही, ठीक है। ओके, तो n लेमडा
प्लस n प्लस 1 लेमडा डिवाइड बाई 2 हो गया। चलिए अब डी साइन थीटा कितना आ गया, n लेमडा प्लस 2, सॉरी 2 कहाँ है, n लेमडा प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 हो गया, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। हाँ सही है, लेमडा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये कंडीशन फॉलो करवाना है मैक्सिमा के लिए। ओके, ये कंडीशन फॉलो करवाएंगे मैक्सिमा के लिए। n का वैल्यू क्या रखें, क्या आपने कहीं देखा है कि मिनिमा, ये तो मिनिमा के है ना वैल्यू, n और n प्लस 0 तो रहता ही नहीं उसमें, है ना। तो ये 1 से कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, हमने 0 कहीं दिखाया ही नहीं, ना मैक्सिमा में ना मिनिमा। मिनिमा में भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमा में भी 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ऐसा है, ऐसा है तो देखो 0 पर तो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा क्या, 0 पर बन जाएगा ना लेमडा बाई 2 पर, लेकिन उसका केस हमने अलग ही ले लिया था n इक्वल टू 0 पर, तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए ओके, तो आप चाहें तो n इक्वल टू 0 इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि n इक्वल टू 0 पर सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है ना, सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, मिनिमा नहीं बनता ना, सेंट्रल मैक्सिमम तो बनता है, लेकिन चलिए अब हम क्या करें, अब हम इसमें और आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो इसमें n इक्वल टू 0 वाला केस लेना बेहतर है या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं लेना बेहतर है, क्योंकि देखो सभी जो सब्सिडरी मैक्सिमा है उनकी एंगुलर विड्थ सेम है लेमडा बाई डी, इसकी सेम है नहीं, ये अलग ही है चलेगा, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कराएंगे तो बेहतर है, ठीक है। तो फाइनल है 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम अलग ही रखेंगे, उसकी इंटेंसिटी आई नोट है, बाकी सबकी डिफरेंट है, इसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो तो अब तक हमने एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सब्सिडरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ दोनों, मतलब सेम ही बात हो गई। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि एंगुलर विड्थ की बजाय आपने हर बार ये बात की कि ये अगर कोई फ्रिंज यदि बन रही है तो ये कितना एंगल बना रही है, हमने ये बात की, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि अगर कोई फ्रिंज बन रही है फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, ठीक है ना, जैसे यहाँ बन गई फर्स्ट डार्क, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी हाइट पर है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लीनियर विड्थ, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 4, नाउ लेट अस डिस्कस लीनियर विड्थ। ओके, तो चलो कुछ आसानी कर देते हैं आपके लिए कि YDSC में हमने पढ़ा है, YDSC में हमने पढ़ा है, अब तो हमें पता चल गया कि YDSC की काफी कंसेप्ट इसमें डायरेक्टली एप्लीकेबल है, लेकिन थोड़ी से मॉडिफिकेशन के साथ, है ना। चलिए तो सेंट्रल मैक्सिमा से जो ब्राइट या डार्क फ्रिंज जो होती है कितनी हाइट पर होती है, y इक्वल टू डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी, सही। ओके, फॉर डार्क फ्रिंज कितना होगा यार, फॉर मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स क्या यूज करते हैं, एन लेमडा, यानी कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा पुट कर देंगे, पुट कर दो डी एन लेमडा अपॉन डी, तो n इक्वल टू 0 तो आपको कहीं पुट करना ही नहीं, वो केवल सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अलग ही कहानी, हर बार 1 से ही स्टार्ट करना है, चाहे मिनिमा हो या मैक्सिमा, हर एक कुछ में इसका अलग ही केस चलेगा, ये अलग ही दुनिया है। तो n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट डार्क कहाँ मिलेगा मुझे, वही मिलेगा जहाँ है, तो पुट कर दो डी लेमडा बाय डी। सेकेंड डार्क कहाँ मिलेगा, 2 लेमडा डी अपॉन डी। थर्ड डार्क कहाँ मिलेगा, 3 लेमडा डी बाई डी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से हम मैक्सिमा के लिए भी बात कर सकते हैं, तो हमें अगर जरूरत हुई न्यूमेरिकल में तो वी कैन पुट द वैल्यू, क्या है उसका वैल्यू, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, सही है, जी हाँ सही है। ओके, अगला पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है। तो हमने लीनियर वेट की बात कर ली भैया,
चलो इसके साथ ही एक पॉइंट और बता देते हैं, इसके साथ ही एक पॉइंट और बता देता हूं। वो क्या है? वो ये है कि जैसे स्क्रीन पर ये स्लिट मैंने लगा रखी यहाँ पर, है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। अब देखो यहाँ से एक वेव भेजी हमने, ये यहाँ से एक वेव भेजी, ठीक है। तो थोड़ा ठीक से बना दो इसे। चलो ये लो, तिरछी बने, तिरछी से लाइट भी चली गई, कमाल। ये बता रहा था भाई, स्मॉल डी, बीच में लाइट चली गई थी, इमरजेंसी केस। हाँ, इसमें लेक्चर भी काफी लंबा चल जा रहा मेरा। ओके, तो इन दोनों को एक एंगुलर वेग के, मतलब एंगल के रेस्पेक्ट में वर्क करने के लिए हमने क्या किया, ज्योमेट्री ऐसा बनाया एट एन एंगल थीटा, क्योंकि सभी एंगल थीटा पर है, तो इसका भी बना सकते हैं। बना दिया। ये है y, ये है d। तो बताओ टेन थीटा कितना आ जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, है ना। y, ओके, थीटा इज वेरी स्मॉल, सो थीटा कैन बी, टेन थीटा कैन बी रिटन एज ए थीटा, सो y इक्वल टू थीटा इंटू डी, है ना। थीटा क्या है? थीटा डिफरेंट डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट मिनिमा, तो वही वैल्यू आ जाएगी जो हमने अभी निकाली थी, ऐसे भी निकाल सकते, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट समझेंगे, छोटे छोटे पॉइंट से इसमें क्या कर सकते हैं, ग्राफ को मिटाने से। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 ये है कि इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, यानी कि ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, इसके बीच का डिस्टेंस d है। इफ वी इंक्रीज d, है ना, इफ वी इंक्रीज कैपिटल D, तो क्या लीनियर वेट पर कोई फर्क पड़ेगा? देखते हैं। y इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू डी, लीनियर वेट, या फिर हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या फर्स्ट डार्क के लिए क्या होता है भाई, लेमडा, फर्स्ट डार्क के लिए यही देख लो, फर्स्ट डार्क के लिए क्या आ जाएगा, y1, फर्स्ट डार्क यानी कि थीटा 1 डी, क्या आ जाएगा, y1 थीटा 1 की वैल्यू कितना, लेमडा स्मॉल डी अपॉन डी, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू ये रही लेमडा बाई डी, ठीक है। इसी तरह सेकंड डार्क, वो सभी फॉर्मूले फिर से आ जाएंगे। डी बढ़ा दिया है तो y भी बढ़ जाएगा, यानी कि लीनियर विड्थ विल गेट इंक्रीजेस, यानी कि ज्यादा हाइट पर मिलेंगे, है ना, लीनियर विड्थ विल गेट इंक्रीजेस। ओके, अब अगला सवाल है मेरा, क्या होगा अगर मैं स्लिट के बीच का डिस्टेंस d कम कर दूं? ऐसे कैसे कम कर देंगे? कर देंगे अपने हाथ में कम कर सकते हैं। तो कंडीशन है, इफ वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, इफ वी डिक्रीज d, तो क्या होगा? तो होगा ये, देखो, थीटा नॉट एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और सब्सिडरी मैक्सिमा, विड्थ की हम बात करते हैं कि कितना फैला है। सेंट्रल मैक्सिमा का है थीटा नॉट इक्वल टू 2 लेमडा बाय डी, और थीटा एस सब्सिडरी मैक्सिमा लेमडा बाय डी, है ना, विड्थ कितना आता है, लेमडा बाय डी आता है। तो डी डिक्रीज कर दिया तो ये बढ़ गया, इसमें भी डी डिक्रीज कर दिया तो ये भी बढ़ गया, लेकिन ज्यादा कौन बढ़ेगा, ये, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये पहले से इतना है और डी छोटा करने से ये और फैल जाएगा, डी छोटा करने से ये और फैल जाएगा, है ना, ये भी फैलेंगे लेकिन कम फैलेंगे। यानी कि क्या होगा कि ये जो पैटर्न है, ये कहेगा दूर जाओ, मिनिमा को कहेगा दूर जा, तू भी दूर जा, और फैल जाओ दूर दूर जा करके, कोने कोने में फैल जाओ, यानी कि जो पैटर्न है फ्रिंज पैटर्न, इट विल गेट ब्रॉड, है ना, फ्रिंज पैटर्न विल क्या होगा, ब्रॉड हो जाएगा। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, वी विल राइट width of diffraction maxima increases, subsidiary maxima shifts away and broadening the pattern, ठीक है। तो fringe pattern will get broadened, broadening the fringe pattern, बस फैल जाएंगे, जैसे फैल जाओ दूर दूर तक, है ना। चलिए ये स्टेटमेंट हो गया अपना।
अब अगला अगला है, क्या हो अगर मैं वेवलेंथ को चेंज कर दूं, क्या हो अगर वेवलेंथ को चेंज कर दूं। तो देखें, मान लो कि मैं पहले रेड लाइट यूज कर रहा था। कौन सी लाइट यूज कर रहा था? इफ वी रिप्लेस द रेड लाइट बाय ब्लू लाइट, द रेड लाइट बाय ब्लू लाइट, तो वीव क्योर के अकॉर्डिंग ज्यादा वेवलेंथ किसका है? वीव क्योर। वेवलेंथ ज्यादा इसका है, इसका वेवलेंथ थोड़ा सा कम है। तो पहले रेड लाइट में यूज कर रहा था ऐसा मैंने कहा, फिर मैंने ब्लू यूज किया, तो वेवलेंथ क्या हो गई? डिक्रीज। इफ वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो इसकी कहानी अब क्या होगी देखते हैं। वेवलेंथ डिक्रीज हो गया है, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, है ना। यानी कि अब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, थीटा नोट का वैल्यू कम होगा, कम होगा तो नजदीक आएंगे, यानी कि द मिनिमा विल गेट नियरर टू द सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। हर कोई मिनिमा एक दूसरे के पास आएगा, यानी कि ये विड्थ कम होगी और नजदीक आएगा। नजदीक आएगा मतलब क्या है? इट विल गेट नैरो, है ना। उसका जो फ्रिंज का शेप है, साइज है, वो नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा डिक्रीजेस। और क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा इट विल गेट नैरो, है ना। विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा डिक्रीजेस, width of diffraction maxima decreases and minima shift towards the central maxima, okay, and bands become narrow। तो डायरेक्ट लिख लो, bands become narrow and crowded, bands become narrow and crowded। भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाएगा। ये लिख लीजिए। अब दूसरा एक और पॉइंट आ जाता है, अगर इसी एक्सपेरिमेंट को पानी में लेकर चल जाएं तो क्या होगा? पानी में लेकर चल जाएंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? इफ वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन वाटर, इफ वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन वाटर, देन व्हाट विल हैपन? देखते हैं पॉइंट नंबर कितना था, जो भी था। सो इफ वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन वाटर, this experiment in water, तो लेमडा डैश, लेमडा बाय म्यू, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा until and unless you change the source, ठीक है। वेवलेंथ चेंज होगा कैसे? चलिए ऐसा है तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए देखते हैं और सब्सिडरी मैक्सिमा के लिए भी देखते हैं कि क्या होगी इनकी कहानी। ओके, थीटा नॉट 2 लेमडा बाय डी, थीटा 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 लेमडा बाय डी, लेमडा डिक्रीज हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ क्योंकि पानी में लेकर गए, तो फिर से क्या होगा? नैरो बैंड, नैरो लेग्स। ओके, चलिए तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। थ्योरी हो गया आज का, इतना न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। पहले 2 न्यूमेरिकल लिखे हैं मैंने, करते हैं इन्हें। रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज इन कंसेक्यूटिव मैक्सिमा इन ए डिफ्लेक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट। तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, सबसे पहले तो हमने इंटेंसिटी का एक ही फॉर्मूला जाना है डिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आई नोट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, सही। अब इसमें भी बीटा इक्वल टू था भाई पाई बाय लेमडा डी साइन थीटा, सही। अब हमने आगे और चीज समझी थी कि डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा होगा अगर आप मिनिमा की बात करते हैं। डी साइन थीटा इक्वल टू 2, इधर लिख देता हूं थोड़ा साइड में, डी साइन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2 होगा फॉर मैक्सिमा के लिए, ठीक है।
आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, n प्लस 1/2 लैम्डा बाई 2 कट जाएगा, तो सेम बात है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी साइन थीटा इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्डा, सही ना। चलिए, हमें किसके लिए बात करनी है, कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के लिए। तो मैं क्या यूज करूं, डी साइन थीटा को n प्लस 1/2 लैम्डा, सही है ना। दोनों में से कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर मैक्सिमा व्हाट वी विल डू, फॉर मैक्सिमा वी विल डू डी साइन थीटा इक्वल टू n प्लस 1/2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा खत्म हो गया, बीटा इक्वल टू क्या आ गया भाई, n प्लस 1/2 पाई। बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ रखने के लिए, है ना, आ गई, ये तो खुशी की बात है। चल, क्या आ गई है, n प्लस 1/2 पाई। तो यूज करते हैं इससे, हमें रेशियो निकालना है, याद रहे कितना आया था ये बीटा, बीटा इक्वल टू n प्लस 1/2 पाई। ओके, n इक्वल टू 0 कहीं लेना नहीं, मैंने पहले कह दिया है, 1 से स्टार्ट होनी सारी कहानी, 0 पर सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। ओके, बीटा की वैल्यू रख देते हैं, रख दिया, ये होल स्क्वायर है, तो है, क्या कर सकते हैं। अब देखो n इक्वल टू 0 तो लेना नहीं, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा का है, चिल्ला चिल्ला के फिर से कह रहा हूँ, मिनिमा या मैक्सिमा की दोनों ही इक्वेशन में n इक्वल टू 0 नहीं है, 0 अलग ही कहानी है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, जो दोनों इक्वेशन में नहीं है, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या आएगी, आई नोट, n इक्वल टू 1 रख दूं, 1 प्लस 1/2, अच्छा मैं यहीं रख देता हूँ, साइन 1 प्लस 1/2 पाई अपॉन 1 प्लस 1/2 पाई, 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2, ये भी कितना हो गया, 3/2, 3π/2 हो गया ये तो, और साइन 3π/2 कितना, मतलब 270 है, 0 90 180 270 कितना है, -1 है, -1 है, तो इसकी जगह क्या लिख दूं, -1 लिख देता हूँ, है ना। इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, नीचे वाले में आ जाएगा ये हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 लिख दें, ठीक है। चलो ये आ जाएगा भाई, आई नोट -1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन 1.5 पाई का स्क्वायर, सही है। तो I1 कितना आ गया, 1.5 पाई का स्क्वायर, तो I1 इज इक्वल टू आई नोट अपॉन 1.5 पाई का होल स्क्वायर। नाउ n इक्वल टू 2 है ना, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2 प्लस 1/2 यानी कि 2 2 जा 4 5π/2, अभी आप डायरेक्ट करना, और ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5, सही, 5π/2, तो मतलब ये क्या है, हर बार π/2 का मल्टीपल आ रहा है, तो या तो इसकी वैल्यू +1 या फिर -1, लेकिन हर बार स्क्वायर है तो वो हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा, कोई चिंता नहीं। तो ये तो वैल्यू हमेशा ही 1 हो जाएगी, ये वैल्यू हमेशा ही क्या हो जाएगी, +-1 आएगी, जिसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। चलो, तो इसकी चिंता आप छोड़ दें, अब n की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि π/2 का मल्टीपल साथ में। ओके, ये कितना हो गया, तो 2.5 हो गया, है ना। तो I2 कितना आ गया, आई नोट अपॉन 2.5 पाई का स्क्वायर। इसी तरह से n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पर कितना आएगा, n इक्वल टू 3 पर आप निकाल के देखना, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, इट्स 3.5, इट्स 3.5
पाई का स्क्वायर। ओके, अब हमें ऐसे ही बहुत सारी इंटेंसिटीज निकालनी थी और उन सब का रेशियो बताना था। तो कोई 3 हमने निकाल दिए, जैसे 4 भी निकाल लो, कोई परवाह नहीं है कि नहीं, रेशियो है, चलता ही जाएगा। है ना। तो I1 I2 I2 का रेशियो, ये रेशियो वाला सिग्नल है ना, सिंबल। तो देखो I0 क्या है, कॉमन है, कॉमन है तो खेल खत्म। जी हाँ, खेल खत्म हो जाएगा इसका, है ना, क्योंकि कंटिन्यूस ये चीज करती ही जाएगी करती जाएगी। जैसे ये होगा ना भाई, I0 नीचे I0 आएगा, कटेगा ना रेशियो में। तो फाइनली योर आंसर विल बी I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1/1.5 पाई का स्क्वायर, 1/2.5 पाई का स्क्वायर, 1/3.5 पाई का स्क्वायर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में देखो क्या है कि एक हीलियम नियॉन लेजर दिया है। क्या दिया है, हीलियम नियॉन लेजर। तो देखें, ये अंतिम सवाल है, ठीक, इतना काफी। लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया, 6328 N2। हीलियम नियॉन लेजर है, कहीं दूर से आ रही है, दूर पहाड़ों से नहीं आ रही है, ऐसा किया। ऑन ए सिंगल स्लिट, विड्थ विड्थ कितना दिया है, 0.4 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर। एंड द रिजल्टिंग डिफ्रेक्शन पैटर्न इज ऑफसेट ऑन ए स्क्रीन 1.8 मीटर। तो कैपिटल डी कितना है, ये 1.8 मीटर है। फाइंड फर्स्ट, तो कुछ चीजें हमें फाइंड करनी है, देख लेते हैं। क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क, मैंने शॉर्ट में लिखी चीजें, फर्स्ट डार्क ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ जो फर्स्ट डार्क है उनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि ऐसा, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर ये सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पर फर्स्ट डार्क बनेगा, यहाँ फर्स्ट डार्क बनेगा। ओके, तो ये कितनी हाइट पर होता है, ये कितनी हाइट पर होता है, ये निकाल के ये पूरी विड्थ बतानी है, ठीक है। तो ये विड्थ आपका आंसर है, ठीक, या डिस्टेंस कह लो। तो देखो ये कितनी हाइट पर होता है फर्स्ट डार्क, डी लेमडा अपॉन डी, ये कितनी, डी लेमडा अपॉन डी, है ना। दोनों को ऐड कर दो, क्या आ गया, 2 लेमडा डी अपॉन डी। लेमडा दिया है, डी दिया है, स्मॉल डी दिया है, वैल्यू आ जाएगी। आंसर बता देता हूं कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 5.69 मिलीमीटर। करना जरूर, ऐसा ना हो कि ऐसे जाने देते कि हाँ इस सर ने करवाया तो सही होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेकंड ब्राइट की। तो अब ये सेंट्रल मैक्सिमा, इस पे सेकंड ब्राइट कहीं बन रहा होगा, वी डोंट नो, ये हाइट बतानी है। तो हमें तो एक ही चीज पता है, क्या, डी डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। अगर मिनिमा होता तो एन लेमडा लिख देता, ब्राइट है, क्या लिखूंगा, 2n+1 लेमडा बाय 2 लिख लो, या फिर n+1/2 लेमडा बाय, जो भी लिखना चाहो, दोनों चीजें सेम। ओके, n+1/2 पिछले वाले क्वेश्चन में इसलिए यूज किया था क्योंकि n का वैल्यू रखने पर आपको क्लियर कट दिख जाए कि हाँ 1+1/2 इट्स 3/2, बाकी हम ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, सेकंड ब्राइट मतलब n इक्वल टू कितना लो, 2, बस खत्म हो गया। इससे कैसे खत्म हो जा रहा है, तो n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, d 2 + 4 + 1 लेमडा बाय 2d, 5 लेमडा d अपॉन 2d। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर विल गेट कम्स आउट टू बी, सेकंड ब्राइट में कितना आता है देखते हैं। आंसर आएगा
इट्स 7.1 मिलीमीटर। ये वैल्यू पुट करना, खट 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 और आंसर। चलिए, तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हुआ डिफ्रैक्शन का। अब आगे की चर्चाओं में डिफ्रैक्शन का लगभग हम पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगला है रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर, रैली क्राइटेरियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन को ठीक से समझ लेना, नहीं आया तो लाइव लेक्चर में बता देना, ठीक है।